पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, 57%, 76% और 97%। तो इसका उत्तर है 97% भाग सिर्फ 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की बात है कि 50% भाग सिर्फ 5.6 किलोमीटर तक पाया जाता है। समझ रहे हैं? और जो वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई है, वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई करीब 10,000 किलोमीटर है। लेकिन जो 29 किलोमीटर तक है, पूरे वायुमंडल के भार का 97% भाग पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैस और ऊपरी स्तर पर हल्की गैसों की प्रधानता है। देखिए, अभी मैंने पढ़ाया था, ये वाला भी कथन बिल्कुल सही है कि 10,000 किलोमीटर तक 50% भाग 5.6 किलोमीटर तक पाया जाता है। वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैस, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की अधिकता पाई जाती है, जबकि ऊपरी स्तरों पे हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता है। तो ये वाला उत्तर बिल्कुल गलत है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। एक्चुअल क्या होता है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। वास्तव में देखा जाए कि पृथ्वी से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही 90% जलवाष्प मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अधिकांश जलवाष्प किस परत में है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प में कमी आती जाती है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जान लीजिए कि वायुमंडल में 3 तत्व पाए जाते हैं। वायुमंडल का जो संगठन है किनसे होता है? 3 तत्वों से होता है। पहले क्या है? गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है एरोसोल, जिसको हम धूल कण भी कहते हैं, एरोसोल। ठीक है, तो इसमें क्या है? गैस के अंदर तीनों आ गए और इसमें, लेकिन इन तीनों में कौन सा एक जलवाष्प ही? डी जलवाष्प है। देखिए, जलवाष्प का ध्यान रखिएगा कि ध्रुव व शुष्क भागों में है ना, यदि देखा जाए तो ध्रुव व शुष्क भागों में वायुमंडल का केवल 1% पाया जाता है, जबकि यह उष्ण आर्द्र प्रदेशों में यह करीब वायुमंडल में 4% पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम एक सीक्वेंस बना ले तो इसका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले मिलती है नाइट्रोजन। यदि हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखें, N2 78%, 78.08। उसके बाद है ऑक्सीजन 20.95। तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। उसके बाद ऑर्गन आती है AR 0.93, ऑर्गन इसमें नहीं है। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है 0.03। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, S2 0.00005। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो कौन सी गैस सबसे अधिक मिलती है? ये नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? ए ऑर्गन, बी क्रिप्टॉन, सी हीलियम, डी नियॉन। तो उसका उत्तर है ए ऑर्गन, जिसकी वायुमंडल में जो उपस्थिति है वो कितनी? 0.93% के करीब है और एक भारी गैस है। तो भारी गैस होगी तो कहाँ पाई जाएगी? वायुमंडल के निचले भागों में। वायुमंडल के निचले भाग। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 22 डिग्री से 22, ये ग्राम प्रति 00 सब में जोड़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये इसी तरह लिखा जाता है। ये एक के बाद ऐसे ग्राम प्रति 1000। तो 22 से 27, 27 से 32, 32 से 37, 37 से 42। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो अभी हम लोग थोड़ी देर पढ़ा था, कितना होना चाहिए था? बताइए, लवणता 27 से 30 पढ़ा था। मैंने पढ़ते वक्त ही बताया था कि 27 से 30 होगा, को कई जगह 32 लिखा होगा। तो ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला उत्तर बिल्कुल इसका सही है।
प्रवाल भित्तियां मुख्य पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तथा 15 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के, और 20 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ये इतनी बार हम लोग कर चुके हैं। ये क्या है? ए वाला 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनती कहलाती वलयाकार प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो देख लीजिए अवरोधक प्रवाल भित्ति क्या है। मान लीजिए ये है ना, इस तरह देखिए, ये देखिए ये क्या है? ये लैगून है। ये क्या है? लैगून है, ठीक है। और ये स्थल है। तो स्थल से थोड़ी दूर पे ये जो बनती है उसको अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। और स्थल और इसको अवरोधक लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और इनके बीच के जो भाग जो जल से घिरा होता है उसको हम कहते हैं लैगून। जो विश्व की ऑस्ट्रेलिया के पास है ना, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ये इसी प्रकार की बैरियर रीफ, इसके बारे में भी लोग पढ़ेंगे, इसी प्रकार की प्रवाल भित्ति है। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के साथ? तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक, एटॉल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? 9th का सी, एटॉल, ठीक है। इसको वलयाकार भी कहते हैं और ये बहुत सिंपल है। ये देखिए इस तरह बनाएंगे इसको। ये क्या है? सागर है और ये एटॉल, ठीक है। और इसको दूसरी भाषा में क्या क्या इसको क्या कहते हैं? वलयाकार प्रवाल भित्ति, ठीक। तटीय प्रवाल भित्ति और स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या जाता है? ए, एटॉल, बी, कयाल, सी, कारवा, बी, डी, बोट चैनल। तो इसका उत्तर है डी, बोट चैनल। समुद्री जल की औसत लवणता है ए 20, यहाँ पे ग्राम प्रति हजार है, 00 बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। ए, बी 25, सी 30 और डी 35। इसका उत्तर है डी 35, बिल्कुल सही है। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 0 डिग्री अक्षांश के निकट, 25 डिग्री अक्षांश, 35 डिग्री अक्षांश के निकट, 45 डिग्री। तो उसका उत्तर है सी 35 डिग्री। इसका कारण है उच्च तापमान होता है यहाँ पे, उच्च वाष्पीकरण होता है और न्यून वर्षा। ये 3 प्रमुख कारण है जिसके कारण यहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई वृद्धि के साथ साथ घटती है, लेकिन ये नियम सब जगह नहीं है। जैसे भूमध्य रेखा पे बढ़ती है, हाँ गहराई, क्योंकि भूमध्य रेखा पे सतह पे अधिक वर्षा होती है जिसके कारण वहां पे लवणता कम होती, गहराई में बढ़ती है। लेकिन उच्च अक्षांशों में बढ़ जाती है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। ये है डेड सी में, जिसका कारण है न्यून वर्षा, उच्च वाष्पीकरण, जल निकासी का अभाव, ठीक। खारेपन की दृष्टि जो समुद्र इन तीनों से भिन्न, लाल सागर, काला सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। इसका उत्तर है मृत सागर, क्योंकि यहाँ पे जो लवणता 238 है और बाकी जगह लवणता काफी कम है इसके कंपेयर में, इसलिए ये उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, अयन मंडल, मध्य मंडल। तो उसका उत्तर है ए, क्षोभ मंडल। इसका कारण क्या है? ये वायुमंडल है, ये अर्थ है, ये पोलर एरिया है और ये इक्वेटर है। ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई है और ये 18 किलोमीटर की। तो इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई अधिक। कारण क्या है? उसका कारण है संवहन धाराएं। संवहन धाराएं काफी ऊपर तक जाती हैं जिसके कारण इसकी जो ऊंचाई है वो इक्वेटर पे
बढ़ जाती है, इसलिए इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बहुत क्लियर है, ग्रीष्म ऋतु। फिर से वैसे ही, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फियर है, ये पोलर एरिया है, ये इक्वेटर है, ये 8 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण संवहन धाराएं ऊपर, गर्म हवाएं काफी ऊपर तक उड़ती, जिसके कारण इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल में तापमान में समान हर्ष की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 146 मीटर हेतु 156 मीटर प्रति किलोमीटर में 166 मीटर 176, तो इसका उत्तर है 166 मीटर। एक्चुअली क्या है, जो औसत है 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस से कमी आती है, ठीक है। और इसको यदि किलोमीटर में ले लेंगे तो 1 किलोमीटर पे है 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी, ठीक है। इस आधार पे ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या जाता है? समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा और बाह्य सीमा। तो इसका उत्तर है क्षोभ सीमा, जो क्या है आप ये देखिए, अर्थ है, ये क्षोभ मंडल है और ये 18 किलोमीटर पे है ना, और ये 50 किलोमीटर पे क्या है? समताप मंडल। तो ये जो बीच की जो है ना, इन दोनों को अलग करता है, ये जो मोटी सी है, इसी को हम कहते हैं क्षोभ सीमा, मेट्रोपोज, ठीक है। और ये 80 किलोमीटर पे क्या है? ये कौन सा है? मध्य मंडल। और ये क्या है? तो ये कौन सी परत हो जाएगी? इसको कहते हैं सप्ताह मंडल सीमा, ठीक है, स्ट्रेटोपोज कहते हैं। तो ये क्षोभ सीमा है जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। विविध जलवायु और मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? ए सप्ताह मंडल, बी बहिर्मंडल, सी अयन मंडल, डी क्षोभ मंडल में। तो अब तो ये बहुत क्लियर हो गया, ये कौन सा है? डी क्षोभ मंडल में, जो से बादल का निर्माण, चक्रवात, वर्षा, ओला, हिम, सभी प्रकार की घटनाएं कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाई जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? ए मोनेडोनॉक, बी इसेनबर्ग, ह्यूमस और इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है बी इंसेलबर्ग। ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? पवन अपर्दित क्षेत्रों में। क्रस्ट मैदानों में यत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या जाता है? मोनेडोनॉक, इंसेलबर्ग, ह्यूमस। इसको क्या जाता है? ह्यूमस। नदी अपर्दित मैदान अथवा संप्राय मैदान, पैनी प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेषों को कहा जाता है ए मोनेडोनॉक। संप्राय मैदान पैनी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ए हिम, बी पवन, सी नदी, डी क्रस्ट। इसका है सी उत्तर, नदी के द्वारा। रांची का पठार निम्नलिखित में क्या है? एक पैडी प्लेन, एक उत्थित पैनी प्लेन, एक रचनात्मक मैदान, पर्वतीय पठार। तो यह है उत्तर पैनी प्लेन, इसका उदाहरण है।